आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी डेली बीपीडी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग देखेंगे 1 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये हमारा बीपीडी ड्राफ्ट आपको हमारी वेबसाइट iexambee.com से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। ये आपको दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में तीनों फॉर्मेट्स यानी कि डेली, वीकली और मंथली में आपके लिए उपलब्ध है। आप जैसे चाहें वैसे इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ही होगा, कल 30 जनवरी था और कल के दिन हमारे देश में इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया गया था। तो आप एक वीडियो जो आप तो इसमें जो भी आपके एग्जाम में यानी कि एसएससी डिफेंस में बहुत डीप में आपसे यहाँ से कुछ भी नहीं पूछते, केवल आपसे कुछ वन लाइनर टाइप के या फिर डायरेक्ट डेटा यहाँ से आपसे पूछा जाता है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स आपके लिए निकाल के लाया था मैं। तो जो मैंने सारा का सारा यहाँ पे बता रखा है आपको, ठीक है। तो आप लोगों को देख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है और बनेंगे। ऑब्वियसली सीडीएस का एग्जाम अभी अप्रैल में आएगा, तो वहाँ पे यहाँ से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। सीएचएसएल का एग्जाम आएगा, सीजीएल मेंस होगा, तो वहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आई बटन से या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो हर वीडियो के लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चंस को मैं छोड़ के जाता हूँ। तो कल जो क्वेश्चन छोड़े थे उसमें पहला क्वेश्चन था, पीटर पावेल हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री। पीटर पावेल अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं, इलेक्ट हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री के ये हुए हैं। पीटर पावेल जिस कंट्री के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं, यहाँ के पहले ये आर्मी में जनरल रह चुके हैं। आर्मी के जनरल थे, इन्होंने इलेक्शन लड़ा और यहाँ पे इनके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे वो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको हरा करके ही बन गए यहाँ के प्रेसिडेंट। तो ये कौन सी कंट्री की बात चल रही है? चेक रिपब्लिक। साथ ही साथ चेक कोरोना, अब इसको कोरोना नहीं बोलेंगे, ये है कोरोना। यहाँ की करेंसी आपके लिए देखने को मिल जाती है, कोरोना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल्स हेलन इज ए स्पीसीज ऑफ। नोबेल्स हेलन किस चीज की प्रजाति है? नोबेल्स हेलन जो कि वियतनाम में, म्यांमार में, इस इलाके में पाई जाती थी, एक बटरफ्लाई है। यह वहां पे एक्सट्रीमली रेयर घोषित कर दी गई थी, लेकिन अभी हाल ही में इसको इंडिया के अरुणाचल प्रदेश राज्य के नामदफा, NAMDAPH जो नामदफा नेशनल पार्क है, यहाँ पे यह अभी हाल ही में देखने के लिए मिली है, यहाँ पे पाई गई है। तो ये किसकी स्पीसीज है? बटरफ्लाई की स्पीसीज अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क में अभी हाल ही में देखने को मिली है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना था। आगे बढ़ते हैं। आज का जो डे, 1 फरवरी के ही दिन भारतीय तटरक्षक जो सेना है हमारी, इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल VS पठानिया है। इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली चौथी फोर्स है। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बाद चौथी फोर्स है, लेकिन इसका काम लगभग एक पैरामिलिट्री फोर्स की तरह होता है। इसका स्ट्रक्चर भी कुछ वैसे ही है जैसे बाकी जो 3 फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वहां पे आपको चीफ देखने के लिए मिल जाते हैं, चीफ ऑफ दैट स्टाफ। अगर आर्मी है तो आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके डीजी कौन है वर्तमान में? VS पठानिया है। इसकी स्थापना 1 फरवरी को हुई थी और इस बार इसका 47th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है कि हम रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट। जो कोस्ट गार्ड है यह भारत के तटीय इलाके में रक्षा करती है। इंडियन नेवी का इलाका थोड़ा सा बड़ा रहता है, वह कुछ आगे जाकर के अन्य देशों की सीमा तक हमें प्रोटेक्ट करती है या और जगह पे भी। लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड केवल जो हमारा मरीन इलाका है, जो मरीन बाउंड्री है हमारी, वहां तक रक्षा करती है। किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी को, चाहे वो ड्रग्स की स्मगलिंग हो या फिर आतंकवादी अगर वहां से आ रहे हैं, तो वो कुछ भी वहां पे इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो वो एक कोस्ट गार्ड संभालती है वहां, ठीक है। दिखने में यह कैसी रहती है? पूरी इंडियन नेवी की तरह ही रहती है। ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन
साथ साथ यह कमीशन जो महिला सशक्तिकरण है यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट है उसके लिए भी काम कर। अब इसको ऑब्जर्व किया गया, सेलिब्रेट किया गया 31 जनवरी को प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इस मौके पे जो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति जुबिन ईरानी, इनके द्वारा एक बुक भेंट की गई इनको। उस बुक का नाम है सशक्त नारी सशक्त भारत, जिसमें नेशनल कमीशन किया गया प्रेसिडेंट को। ये कौन से मिनिस्टर हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैं, कौन? स्मृति जुबिन ईरानी। इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, लेकिन ध्यान रखेंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 जो एक्ट था वह एक्ट था आपका 1990 था और 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। इसके साथ साथ और क्या याद रखेंगे इसमें, इसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, प्रोटेक्टिंग भारत में वुमेन जो है उनके इंटरेस्ट को या उनके हितों को प्रमोट करना, उनके इंटरेस्ट की बात करना, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे इनका ऑब्जेक्टिव है। मिस रेखा शर्मा इसकी वर्तमान में क्या है? चेयरपर्सन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज आपके लिए अंतरराष्ट्रीय सेक्शन से इंपॉर्टेंट बनी है। IMF अप्रूव्ड $4.7 बिलियन सपोर्ट लोन पैकेज फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश इसको पहले ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। इसके लिए बांग्लादेश के लिए क्या किया है? 4.7 बिलियन US डॉलर का लोन अप्रूव किया है, एक सपोर्ट लोन अप्रूव किया है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो लोन है 4.7 बिलियन डॉलर का, यह 3 फैसिलिटीज यानी कि 3 स्कीम्स के तहत अलग अलग पार्ट्स में इसको 42 महीने के अंदर अंदर दिया जाएगा। तो उसमें से एक स्कीम है जिसको RSF बोलते हैं, उसके तहत ये बांग्लादेश पहली एशियन कंट्री बन चुकी है जिसको ये लोन अप्रूव किया जा रहा है। अब वो कौन कौन? एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी ESF इसको दिया जाएगा। फंड फैसिलिटी EFF के तहत इसको कितना दिया जाएगा? इन दोनों के तहत इसको 3 बिलियन का दिया जाएगा। और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी यानी कि RSF के तहत इसको 1.4 बिलियन का लोन दिया जाएगा। और RSF के तहत लोन पाने वाला यह पहला एशियन देश बन चुका है बांग्लादेश, इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अमाउंट याद रखेंगे 4.7 बिलियन। ठीक है, IMF। अब IMF के बारे में जान लेते हैं। IMF क्या है? IMF और वर्ल्ड बैंक इन दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी। जो वर्ल्ड बैंक है लगभग मतलब उसके जो मेजोरिटी काम रहते हैं वो पूरे ग्लोबल में यानी कि पूरे विश्व में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है, उसके लिए लोन प्रदान करना होता है। जबकि यह अन्य चीजों के लिए, फाइनेंस करने के लिए, वित्त पोषण के लिए काम करता है। कौन? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी और इसके जो MD इसमें से हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। इससे पहले क्रिस्टलिना लगार्ड इसकी हुआ करती थी MD। वर्तमान में कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और 190 कंट्रीज इस टाइम पे इस IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। IMF एक रिपोर्ट रिलीज करता है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिसमें यह विभिन्न देशों की इकोनॉमिक स्थिति के बारे में बताते हैं और वो इकोनॉमी किस हिसाब से कितने % से ग्रो करेगी, वो सारी की सारी चीजें इस रिपोर्ट में बताए जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इंडियन इकोनॉमी 6.1% से ग्रो करेगी 2023 में। 2023 में इंडियन इकोनॉमी 6.1% से ग्रो करेगी, ऐसी बात की जा रही है। और यही बोलने के साथ ऐसा बोला गया है कि जितने भी मेजर इकोनॉमीज हैं पूरी दुनिया में, जो बड़े बड़े इकोनॉमिक सबसे बड़े बड़े देश हैं इकोनॉमी के हिसाब से, उन सभी देशों में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ही कौन सी? इंडिया की है। 2023 के लिए भी यही रहेगी। हालांकि इसमें यह बताया गया है कि पिछले साल 2022 के लिए जो इसका जिस हिसाब से ग्रो करी थी वह परसेंटेज था 6.8, जो अभी घट के कितना होगा? 6.1 होगा। लेकिन अगेन 2024 में यह 6.5 हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 25। ऐसी बात यहाँ पे, ठीक है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये बात यहाँ पे की जा रही है कि यह जितने भी मेजर इकोनॉमीज हैं उनमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी कौन? इंडिया। ये सारे
39 ईयर्स की सर्विस के बाद इन्होंने एयरफोर्स में हजार 21 में। ये कुछ चीजें हैं जो इन्होंने ख्यातियां प्राप्त करी थी अपने कार्यकाल के दौरान। अब इन्होंने अपना ऑफिस डेमिट कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मार्शल चौधरी इसके अभी वर्तमान में गया है। स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी एयरफोर्स की स्थापना। आप सभी को पता है 8 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, एयरफोर्स डे मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारी इंडियन एयरफोर्स वर्तमान स्वरूप में आई थी। फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप। G20 की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, उसमें जो एजुकेशन वर्किंग ग्रुप है इसकी मीटिंग समाप्त हुई चेन्नई में। 1 फरवरी को चेन्नई में इसकी मीटिंग समाप्त हुई। G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको पहली मीटिंग आपसे पूछ सकते हैं कि हर जो ब्रांच है उसकी पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी। इसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव था, फोकस किस पे रखा गया, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन, कि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या चीजें वहाँ पे होनी चाहिए, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे की गई है। G20 क्या है, ग्रुप ऑफ 20, जो बाहर जो पूरी दुनिया है, दुनिया के सारे ऐसे देश, चाहे वो डेवलपिंग हो, डेवलप्ड हो या अंडर डेवलप्ड हो, उन सारी इकोनॉमी को मिलाकर के एक ग्रुप बनाया गया, इसमें सारे के सारे देशों की भागीदारी लगभग है। इसमें 20 मेंबर्स हैं, जिसमें 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन आपको देखने के लिए मिलता है। ये 20 मेंबर्स इसके हैं और यह क्या करता है, यह इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे चीज़ों को एड्रेस करने का ट्राई करता है, ऐसे इश्यूज को एड्रेस करने का ट्राई करता है। 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी G20 की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और G20 की अध्यक्षता वर्तमान में भारत कर रहा है, जो कि 1 साल के लिए करेगा। अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्तियां, तो नियुक्तियों में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूनिलीवर में एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है कि यहाँ पे हेन सुमाकर, इनको बना दिया गया है नेक्स्ट सीईओ। आपको क्या नाम याद रखना है, यूनिलीवर के वर्तमान सीईओ अब कौन बन चुके हैं, हिन सुमाकर, इनको अपॉइंट किया गया है बेसिकली। अभी ये अपना कार्यभार संभालेंगे 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई से। जो यूनिलीवर है इसकी स्थापना 2 सितंबर 1929 को हुई थी। यूके बेस्ड एक कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर आपको लंदन में देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट है, ऑब्ituaries। शांति भूषण काफी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। शांति भूषण, इनकी डेथ हो गई। ये फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे और साथ ही एक एडवोकेट भी हुआ करते थे। इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई 97 साल की, यानी 97 साल की एज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स से क्या न्यूज बनी है आपके लिए, पहली, रेसलर बबीता फोगाट इंक्लूडेड इन द ओवरसाइट कमिटी। जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, इन्होंने अभी हाल ही में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का गठन इसलिए किया गया क्योंकि काफी सारे जो रेसलर्स हैं वह क्या कर रहे थे, WFI यानी कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसके प्रेसिडेंट ब्रिज भूषण सिंह, इनके खिलाफ काफी सारे एलिगेशंस लगा रहे थे कि सेक्सुअल मिसकंडक्ट इनके साथ करते हैं। तो इस चीज को देखने के लिए कि क्या ये सच है कि नहीं है, एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में भी इंक्लूड किया गया है किसको, बबीता फोगाट को। ये भी क्या है, एक रेसलर ही है, तो इनको यहाँ पे वो किया गया। और इसी के साथ साथ इनका एक और ऑब्जेक्टिव है, टू रन WFI's डे टू डे एक्टिविटीज। जो WFI है, इसकी डे टू डे एक्टिविटीज को रन करना भी इस कमेटी का एक ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ साथ इनके खिलाफ लगने वाले सेक्सुअल मिसकंडक्ट के आरोपों को जांचना, एड्रेस करना भी इस कमेटी का एक उद्देश्य है। तो बबीता फोगाट को इसमें भी हाल ही में क्या कर दिया गया है, इंक्लूड किया गया है। अनीस गिरी वन टाटा स्टील मास्टर्स, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्या पता आपसे एग्जाम में पूछ ले कभी। तो जो अनीस गिरी हैं, इन्होंने टाटा स्टील मास्टर्स जो कि नेदरलैंड में हो रहा था उसको जीत लिया है। इन्होंने किसको हराया, यहाँ पे रिचार्ड रैपोर्ट को हरा दिया है, ठीक है। रिचार्ड रैपोर्ट को हरा करके अनीस गिरी जो ग्रैंड मास्टर हैं, इन्होंने जीत लिया है टाटा स्टील चेस का खिताब, ठीक है। कब से कब तक हुआ ये, 14 से 29 फरवरी तक नेदरलैंड्स में ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ KVIC, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। KVIC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद या नन ऑफ दीज। सेकंड है, ICC ने अभी अपने अवार्ड्स घोषित किए थे, आपको बताना है कि सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी इनमें से किसको दी गई थी। ठीक है, इन चारों, बाबर आजम, बेन स्टोक्स, सूर्य कुमार यादव या नेट सैबर या नन ऑफ दीज, आपको बताना है। इन दो क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट काम, टेलीग्राम में जाकर के आपको हमारा चैनल SSC रेलवेज एंड डिफेंस एग्जाम प्रिपरेशन, इसको जाकर के ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आपको क्विज, इन्फोग्राफिक्स और इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम डालते रहते हैं, और आपको यूट्यूब से पहले सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। आपके प्रैक्टिस के लिए क्विज वगैरह वहाँ पे आपको मिलते हैं, सारे अटेम्प्ट करने हैं आपको, इसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आपके फायदे के लिए ही यह बना है। YT में यानी कि यूट्यूब में आपको हमारा ये चैनल, जिस पे आप लोग ये वीडियो इस तरह देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है, ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपसे कभी भी मिस ना हो और टाइमली अपडेट आप तक उसकी पहुंच जाए। ठीक है, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह एनालिसिस पसंद आ रहे होंगे। कोई आपके सुझाव होते हैं, कोई इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं, तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई हम लोग जरूर करेंगे। और अगर कोई भी चीज़ हमसे हो सकती है पॉसिबल, तो हम लोग उसको जरूर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।